अनकही। तहरीर डॉक्टर एफ एस शिरानी। डॉक्टर सीमा गांधी ने फजर की नमाज ख़त्म करके सलाम फेरा और उसका सलाम अटक गया। साथ में मुंह से आमिर खान के स्टाइल में ओ तेरी निकलते निकलते रह गया, क्योंकि दीवार पर हैंगर से लटके हुए उसके एप्रन से दूसरी खूंटी पर टंगे स्टेथोस्कोप पर एक बड़ी छिपकली ने छलांग लगाई और स्टेथोस्कोप पर बिना सावन के झूले का मज़ा लेने लगी। सीमा ने जल्दी से सलाम मुकम्मल करते हुए बाएं शाने की तरफ देखा तो कांधे पर फरिश्ता तो नहीं, अलबत्ता दीवार में बनी खिड़की में एक हूर दिखाई दी, वो भी बूढ़ी, और ओ तेरी मुंह से निकल ही गया। कमरे में जल रहे शेड लैम्प की रोशनी ने खिड़की की चौखट को बड़े ही ड्रामाई अंदाज में एक तस्वीर के फ्रेम में बदल दिया था, जिसमें गोया कि एक मोनालिसा जड़ी हुई थी। फ़र्क सिर्फ इतना था कि इस जीती जागती मोनालिसा की उम्र 85 वर्ष के ऊपर रही होगी और इसने सफ़ेद साड़ी से खुद को सर से पांव तक ढांप रखा था। झुर्रियों भरे चेहरे के खदो खाल अब भी गजब ढा रहे थे और आंखें जैसे बड़े बड़े शराब के प्याले। बस फ़र्क ये था कि उनमें शराब नहीं, आंसू और दर्द छलक रहा था। सीमा की समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। बड़ी बी ने उसे नमाज पढ़ते भी देख लिया था और अब वो दीवार पर लगी आयतल कुर्सी को देख रही थी। लो साहब, ये राज भी गया। अपने आत्माराम मेडिकल कॉलेज के सिंगल पेज कैलेंडर के पीछे उसने आयतल कुर्सी छिपा रखी थी। नमाज पढ़ते वक्त आयतल कुर्सी सामने आ जाती और आत्माराम दीवार से चिमट जाते। चौखट में खड़ी उस हसीन बुढ़िया के चेहरे पर कुछ अजीब से तासुरात आए। बरसों से दुख के इज़हार में लटकी हुई झुर्रियों ने जैसे चुरमुरा कर मुस्कुराने की नाकाम कोशिश की हो। वो जैसे अचानक खिड़की से नमदार हुई, वैसे ही खिड़की से गायब भी हो गई। डॉक्टर सीमा ने अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआ की कि अल्लाह पाक, ये मेरा वहम ही हो, किसी ने मुझे देखा ना हो। 1 हफ्ते से ज़्यादा मुझे मल्होत्रा मेंशन में शिफ्ट हो चुका है। ये बड़ी बीवी कभी दिखाई नहीं दी, मगर मल्होत्रा अंकल ने मल्होत्रा मेंशन की ये बरसाती किराए पर उठाते वक्त उससे कहा था कि वो पहली बार अपने घर का ये पोर्शन इसलिए उसे किराए पर दे रहे हैं क्योंकि उनकी अपनी माँ को अब ज़्यादा बेहोशी के दौरे पड़ने लगे हैं। वक्त बेवक्त ज़रूरत पड़ने पर कोई डॉक्टर आसपास होना चाहिए। तंगी की वजह से पंजाबी लेन में एम्बुलेंस नहीं आ सकती थी। मल्होत्रा मेंशन कभी किसी बाज़ौक़ मुसलमान जागीरदार की खूबसूरत हवेली रही होगी। 1947 में पार्टीशन के वक्त पाकिस्तान हिजरत कर गए और पाकिस्तान से आए मल्होत्रा के ख़ानदान को यह खूबसूरत कस्टोडियन प्रॉपर्टी मिल गई थी। अब उस कोठी में बाज़ार और रिहायशी मकानात थे। जिसने चाहा जैसे चाहा अपनी सहूलत से ठिकाना बना लिया था। मल्होत्रा मेंशन ही क्यों, पूरी पंजाबी गली में बचे कुचे मुग़ल आर्किटेक्चर वाली आर्चेज़ और मीनार इस बात के गवाह थे कि कभी ये मुसलमान मुहज़्ज़ब रूसा की प्रॉपर्टीज़ रही होंगी। कैसे दीवाने परिंदे थे, एक सौदाई की आवाज़ पर अपना बना बनाया आशियाना छोड़कर परदेश में उतर गए। ये भी ना सोचा कि जिन नातमा चीज़ों को यहाँ छोड़कर जा रहे हैं उनका क्या अंजाम होगा। वही हुआ। दबीरों के महलों में दुकानें खुल गईं, हुमायूं की हवेली में हल्दी कुटने लगी, तहरीम खानम की चांदनी में तेल के पीपे सज गए, कलीमुल्ला की बैठक में कोयले का गोदाम खड़ा हो गया। पूरी पंजाबी लेन शरणार्थी ख़ानदानों से अटी पड़ी थी। वो मुसलमानों से ज़ख्म खाकर आए थे और उन ज़ख्मों की टीसें उन्होंने अपने आने वाली नस्लों को विरसे में दी थी। सीमा के मेडिकल कॉलेज से वॉकिंग डिस्टेंस पर वाक़े यह पंजाबी लेन उसके लिए सबसे बेहतरीन ठिकाना था। भला हो गांधी जी का कि उसके सरनेम को सुनकर कोई भी उसकी ज़ात नहीं पूछता था और उसके वालिदैन ने उसका नाम सीमा रखकर और भी आसानी पैदा कर दी थी। सीमा ने अपने वहम को यकीन में बदलने के लिए डरते डरते खिड़की से झांक कर देखा। वो सफ़ेद बुर्राक बड़ी भी उसके सामने वाले रूम के दरवाजे पर खड़ी हुई उसे ही देख रही थी। निकलता हुआ कद, चौड़े चकले हाथ पांव,
छड़ी के साथ सहारे से चलते हुए उसने दरवाज़ा खोला और अंदर चली गई। ओ तेरी यार, ये खिड़की क्यों खुली छोड़ दी मैंने। लोकल लोबाग। पंजाबी गली वालों का रवैया तो वो हॉस्पिटल के ओपीडीज में देख ही चुकी थी। आत्माराम मेडिकल कॉलेज में जो गिने चुने मुसलमान डॉक्टर्स थे, उन्हें दिखाते हुए जो झिझके वो समझ लो पंजाबी बाग से आया होगा। हाय बस अभी थोड़ी देर जा रही है। मल्होत्रा 9-10 बजे उठने का आदी है। अभी वो या उसके सातों भाइयों में से कोई भी अपनी मोटी सी तोंद लिए उसका दरवाज़ा पीट रहा होगा। उसकी एमडी तो कितने मज़े में हो जाती। ना ऑटो मेट्रो की झंझट, ना खाने पीने की चिंता। गली में रात के 3 बजे भी चटोरेपन के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर मिल जाता था। सोती रहती। संडे था, क़ज़ा नमाज पढ़ लेती। अब मल्होत्रा उसका सामान फेंके इससे पहले उसे पैकिंग शुरू कर देनी चाहिए। आज तो संडे भी है, वो कहाँ जाएगी। ओ तेरी, दरवाज़ा बुरी तरह खटखटाया जा रहा था। आत्माराम मेडिकल कॉलेज कैलेंडर का मायतल कुर्सी सहीफे को उसने लपेटकर चिपटाते हुए दरवाज़ा खोला। मल्होत्रा का जवान बेटा अपने ट्रेडिशनल यूनिफॉर्म यानी चड्डी बनियान में खड़ा था। ओजी बेबे बेहोश हो गई। जूनियर मल्होत्रा अपनी नींद और निक्कर को एक साथ संभालने की कोशिश करते हुए बोला। डॉक्टर सीमा का दिल चाहा कि इस खबर पर वो एक्साइटमेंट का इजहार करते हुए ज़ोर से बोले, हैं सच्ची, पर उसने अपनी खुशी को कंट्रोल किया। खूंटी से स्टेथोस्कोप उतारते हुए सोचा, काश इस पर अब भी वही छिपकली बैठी होती तो इस चड्डी वाले पर उछाल देती। डॉक्टर सीमा को उसी कमरे में ले जाया गया जहां थोड़ी देर पहले उसने उस खूबसूरत बुढ़िया को देखा था। मल्होत्रा परिवार वहां जमा था। मोटी मोटी पंजाबी औरतों के तरबूज जैसे कूलों के बीच से वो छुरी की तरह निकली और बेड पर बेहोश पड़ी मरीजा पर नज़र डाली। ओ तेरी, ये तो वही सुबह वाली बूढ़ी मोनालिसा थी। यानी यही है हमारी बेबे मिसेस फत्ते मल्होत्रा। फूल सी औरत और नाम फत्ते। सीनियर मल्होत्रा माँ के सर से रुमाल लगाए बैठे थे। सर पर चोट आई है माँ के। अच्छा, तो यही मल्होत्रा की माँ हैं जिनके तुफैल से उसे कॉलेज से नज़दीक यह ठिकाना मिला था और शायद इन्हीं के तुफैल छिनने वाला भी था। सीमा ने सबको बाहर जाने की रिक्वेस्ट की। वो गोश्त के पहाड़ लुढ़कते फुढ़कते बाहर निकल गए। डॉक्टर सीमा ने मुआयना शुरू किया। कसम से अपनी जवानी में यह औरत क़यामत रही होगी। इस उम्र में भी सर पर घने रेशमी चांदी जैसे सफ़ेद बालों का अंबार था। इतना कि डॉक्टर सीमा को ज़ख्म तलाश करने और ड्रेसिंग करने में काफ़ी दिक्कत पेश आ रही थी। ओ तेरी, ये बाल हैं कि अमेज़न फॉरेस्ट एक हम लोगों की खोपड़ी है। कभी किसी पेशेंट की जूं सर में गिर जाए तो 1 मिनट से भी कम में पूरी खोपड़ी की रेकी करके सामने टेबल पर टप से गिर जाए। डॉक्टर सीमा का एकेडमिक इंटरेस्ट जाग उठा। उसने केस हिस्ट्री लेनी शुरू कर दी और मल्होत्रा गोया के मिट्ठू बन गए। ओजी 47 में हमारे स्वर्गवासी पिताजी बेबे और अपने भाई बंधुओं के साथ लाहौर से यहाँ आए थे। 48 में मैं पैदा हो गया। तब तक तो बेबे ठीक थी, बस बोलती नहीं थी। कम उम्री में पार्टीशन का वबाल देखा था तो उनका शायद मानसिक संतुलन बिगड़ गया था। रोती बिल्कुल नहीं थी। आज तक किसी ने उन्हें रोते हुए नहीं देखा। विचित्र स्वभाव था। बाहर निकलने से, मंदिर जाने से डरती थीं। इसी रूम में दुबकी रहती थीं। हमारे पिताजी ज़रा गुस्से के तेज थे, हाथ छोड़ दिया करते थे। ओ जी, बहुत मार खाई हमारी माँ ने। हमने होश संभाला तो इन्हें पिटते हुए ही देखा। हम 8 बहन भाई माताजी को पिताजी से बचाने में ही लगे रहते थे, पर हमारी चाचियाँ आग लगाती रहती थीं। एक बार क्रोध में पिताजी ने 2 किलो का बट्टा इनके सर पे मार दिया। क्यों? सीमा ने पूछा। वो जी, हम सब तो पिताजी पे गए हैं। हमारी एक बहन थी सिम्मी, वो बेबे की ट्रू कॉपी थी। बेबे की बहुत लाडली थी। जामिया में पढ़ रही थी कि एक मोहम्मडन पसंद आ गया उसको
अपनी शादी की रात ही भाग गई वो। बेबे ने उसकी हेल्प की तो पिताजी ने बाट मार दिया। ये बच तो गई, मगर जब सिम्मी भी मर गई तब से बेहोशी के दौरे पड़ने लगे। सिम्मी मरी नहीं, ऑनर किलिंग थी। मल्होत्रा परिवार की उन तंदुरुस्त ख़वातीन के कमरे से निकलने के बाद जो खुलापन आया था वो बेबे की मजलूमियत की तारीख ने गदला कर दिया था। मल्होत्रा आंसू से ज़्यादा नाक पहुँचने लगा तो डॉक्टर सीमा ने अपना काम ख़त्म करके बेबे के रूम का जायज़ा लेना शुरू कर दिया। साफ सुथरा करीने से सजा हुआ कमरा बेबे की नफासत की गवाही दे रहा था। फर्नीचर के अलावा दीवार पर एक लकड़ी का मंदिर नस्ब था जिस पर लाल रंग का पर्दा पड़ा हुआ था। मंदिर पर फ्रेम की हुई यासीन शरीफ थी और उसकी बगल में एक और फ्रेम था जिस पर भी पर्दा पड़ा हुआ था। सूरह यासीन को देखते हुए मल्होत्रा ने उसे ताड़ लिया था और उसकी इत्तला के लिए बोला, हमारी माँ कुछ भी करती हैं। पिताजी के देहांत के बाद उन्होंने भगवान को भी पर्दे में छिपा दिया और पिताजी की फ़ोटो को भी, और ये फ्रेम लाकर लगा दिया। बतरा ने यासीन शरीफ के फ्रेम की तरफ इशारा किया। सीमा मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। ओ तेरी, भगवान की हिफाजत के लिए अल्लाह के कलाम से मदद ली है। बतरा ने बाप की फ़ोटो से पर्दा हटाया और हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगा तो डॉक्टर सीमा को मल्होत्रा फैमिली के भौंडे नए नक्श का सोर्स पता चल गया। कितनी खौफनाक मूछें और आंखें थीं। मल्होत्रा जी के वालिद से ज़्यादा किसी थाने में लगी डाकू या हार्डकोर क्रिमिनल की तस्वीर लग रही थी। ओ तेरी, बेबे को होश आ रहा था। अब वो क्या करे? रूम से चली जाए, मुंह फेर के खड़ी हो जाए? कपड़े भी तो अभी तक नमाज वाले पहन रखे हैं। बड़ी बी को कंफ्यूज करने की गुंजाइश भी ख़त्म। बेबे ने आंखें खोली तो मल्होत्रा खुश होकर बोला, बेबे, ये डॉक्टर सीमा गांधी हैं, गुजरात से आई हैं, आत्माराम में एमडी कर रही हैं, बड़ी होशियार हैं। इतनी जल्दी आप कभी होश में नहीं आई। बेबे एक टुक डॉक्टर सीमा को देख रही थी। आंखों के बड़े बड़े प्याले लबालब भरने लगे थे। न जाने कहीं से डॉक्टर सीमा के कानों में किसी मजलिस में सुने हुए खतीब के कलमात गूंज रहे थे कि करबला के सानेहा के बाद ज़ैनब बिन्त अली की आंखें हमेशा आंसुओं से डबडबाई रहीं। पर ये फत्ते और बेबे ने अपने सीने में कौन सी करबला छिपा रखी थी? अपने सख्तगीर शौहर की मौत का मातम भला वो क्यों करती? बेबे ने हाथ बढ़ाया। सीमा ने डरते डरते अपना हाथ उनके रुई की तरह नर्म हाथों में दे दिया। फत्ते और बेबे ने सीमा का हाथ चूम लिया। ओ तेरी, ये क्या? बेबे अपने सरहाने की रैक से एक छोटा सा मिठाई का डिब्बा उठाकर सीमा को दे रही थी, जिसमें क्या मज़े की कचौरियाँ निकली। अल्लाह दे और बंदा ले, अब ये रोज़ का मामूल हो गया था। सीमा कॉलेज से लौटती, अपना एप्रन और बैग अपने रूम में फेंकती और ख़ुद को बेबे के रूम में। ओ तेरी, बेबे आज एक पेशेंट के साथ एक बड़ी हसीन लेडी आई थी, सब उसको देख रहे थे। मैंने कहा, तुम अगर हमारी बेबे को देखोगे, कसम अल्लाह की, ओ तेरी मतलब भगवान की, बेबे उसके मुंह में मिनी समोसा ठोस चुकी होती। छोटे से डाइनिंग टेबल पर अदरक की चाय ढकी रखी होती। पहले पहल डॉक्टर सीमा बेबे के पास इसीलिए जाया करती थी क्योंकि वो उसके मुसलमान होने की हकीकत से वाकिफ़ थी, लेकिन धीरे धीरे बेबे से एक अजीब सा रब्त हो गया था। बेबे ने उससे अभी तक एक बार भी बात नहीं की थी और ना डॉक्टर सीमा को उसकी ज़रूरत महसूस हुई। बेबे उसके लिए ऐसा सायादार दरख्त बन गई थी जो ख़ुद तो खामोश खड़ा रहता है लेकिन उसके साए बोलते रहते हैं। डॉक्टर सीमा ने पूरे 1 साल में पंजाबी गली की किसी चाट वाले की दुकान में अपने चटोरेपन की आबियारी की ज़रूरत महसूस नहीं की थी। उसकी बेबे थी ना, क्या मज़े मज़े की चीज़ें बनाकर उसका इंतज़ार करने वाली उसकी बुज़ुर्ग। सीमा को याद भी नहीं था कि लास्ट टाइम कब उसने अपना डिनर बनाया था। डॉक्टर सीमा गांधी ने अपनी दादी नानी में से किसी की शफ़क़तों की शीर नहीं चकी थी, लेकिन बेबे उस एहसास महरूमी
कि रमज़ान की ईद बनकर उसकी ज़िंदगी में आई थी। हर शनिचर की रात को बेबे का उसके बालों में तेल लगाना और उसका बेबे की गोद में सर रखे रखे सो जाना, देर रात को उस चाहत के नशे में लड़खड़ाते अपने कमरे में जाकर ऐसे गिरना कि इतवार की दोपहर को ही उठना। डॉक्टर सीमा ने सोचा वो बेबे को किसी तरह रुलाए, शायद उसका दर्द में ही उसका दरमा पोशीदा हो। हालांकि इस दौरान बेबे को एक भी बेहोशी का दौरा नहीं पड़ा था। डॉक्टर सीमा ने बेबे की रंजीदगी को बढ़ाने के लिए बड़ी बड़ी ट्रेजेडीज़, दर्द भरे किस्से सुना डाले, लेकिन बेबे की आंखों के आंसू टस से मस न हुए। उन्हें आंखों के उस घर में रहने की इतनी आदत हो गई थी कि पलकों की दहलीज से कदम बाहर निकालना तौहीन तहम्मुल समझते थे। वो डॉक्टर सीमा की मल्होत्रा मेंशन की पहली समर वेकेशन थी। उसको अपने मामूजाद भाई की शादी में अहमदाबाद जाना था। उसे डर था कि उसके जाने की खबर से बेबे डिप्रेस ना हो जाए, इसलिए उसने एक स्ट्रैटेजी के तहत शाम में बेबे की संगत के टाइम को शॉर्ट करना शुरू कर दिया। एक दोपहर चुपके से अपना सूटकेस लेकर निकल गई। ओ तेरी कमबख्त जूनियर मल्होत्रा ने उसे देख लिया। वो हस्ब आदत अपनी फेवरेट चड्डी के अंदर हाथ डाले खुजलाता हुआ गली के नुक्कड़ पर ही खड़ा था और ज़ोर से बोला, गांधी जी गुजरात जा रहे हो? उल्लू का पट्टा माइनस खौफनाक मूँछों के पूरा अपने दादा पर गया था। सीमा का दिल चाहा 2 किलो का भट्टा उसके सर पर दे मारे, ये ज़रूर बेबे के पास जाकर भौंक देगा, पर ऐसा नहीं हुआ। वो अपने घर सूरत पहुंची और फिर अपने वालिदैन के साथ मामू के घर अहमदाबाद पहुंची ही थी कि उसकी मेड का फ़ोन आया। दीदी आप कहाँ हो? दिल्ली से बाहर हो क्या? बेबे रोज़ आपकी राह देख रही हैं, आपका रूम खोलने के लिए बोल रही हैं। सीमा का गिल्ट उलझन में बदल गया। उसने मेड को सख्ती से हिदायत की, मेरा रूम मत खोलना, कह दो चाबी खो गई है। मेड हंसकर बोली, अरे दीदी अभी उनके सामने तो आपके रूम का झाड़ू पोछा किया है, वो अब भी जीने पे ही खड़ी हैं, आप खुद ही बात कर लो, बेबे से बात करो। सीमा ने घबराहट में बोलना शुरू कर दिया, बेबे वो एक इमरजेंसी थी, मेरे एक रिलेटिव के यहाँ डेथ हो गई थी अहमदाबाद में, वहीं आई हूँ। तभी पास खड़े हुए बैंड वालों ने बैंड बजाना शुरू कर दिया। सीमा ने जल्दी से बात को मुख्तसर करने के लिए बोला, बेबे आई लव यू, बस जल्दी आ रही हूँ। दूसरी तरफ से बेबे की सांसों की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। फिर एक निहायत रस में डूबी हुई आवाज़ आई, तेरा अल्लाह निगहबान। सीमा सकते में थी। उस आवाज़ में ऐसी मिठास खुली हुई थी जैसे मस्जिद नबवी की अजान। उधर से मेड चीख रही थी, बेबे ने बोला है, बेबे ने बोला है, बेबे बोलती है। उसके साथ मोबाइल पर ज़ोर की आवाज़ आई और कनेक्शन ख़त्म हो गया। सीमा के मामू एक मोबाइल सिम लिए खड़े थे। ऐसा है डॉक्टर साहब, आप ये लोकल सिम अपने मोबाइल में डाल लें और दिल्ली वाला सिम निकाल लें, वरना आपके पेशेंट्स आपको चैन से रहने नहीं देंगे। और इलाज का इतना ही शौक़ है तो हम आपको प्रैक्टिस के लिए पेशेंट नहीं डॉक्टर देते हैं। मामू ने एक आंख दबाकर शरारत से आखिरी जुमला अदा किया। मोबाइल का सिम बदलती सीमा ने सर उठाया और मामू के इशारे की तरफ देखते हुए शरारा हो गई। ओ तेरी की, क्या गज़ब का हैंडसम आदमी था। ये डॉक्टर ज़मीर हैं, अमेरिका बेस्ड हैं और उम्मीदवार हैं। मामू ने फिर आंख मारी और सीमा की आंखें चार हो गईं। ज़मीर की संगत में 8 दिन कैसे गुजरे पता ही नहीं चला। डॉक्टर सीमा अपने रिश्ते से बेहद मसरूर दिल्ली एयरपोर्ट से बाहर निकली और जो ही उसने दिल्ली वाला सिम अपने मोबाइल में लोड किया तो मल्होत्रा परिवार के मिस्ड कॉल्स और व्हाट्सएप मैसेजेस की रेल सी लग गई। खुदा खैर करे। डॉक्टर सीमा मैसेजेस पढ़ रही थी, बेबे पर दौरा पड़ा है, वो जीने से गिरी हैं, हॉस्पिटल में हैं, सीरियस हैं, आप जल्दी आ जाओ, वगैरह वगैरह। डॉक्टर सीमा मल्होत्रा मेंशन पहुंची तो बेबे को थोड़ी देर पहले ही हॉस्पिटल से घर लाया गया था। बेबे हॉस्पिटल में जब भी
होश में आई बहुत डिस्टर्ब रही थीं। डॉक्टर्स ने नाउमीदी जाहिर कर दी थी। साथ आया हॉस्पिटल का स्टाफ उनके कमरे में पैराफर्नेलिया सेट कर रहा था। बेबे के कई जगह से फ्रैक्चर हुए थे। डॉक्टर सीमा ने बेबे की मेडिकल सुपरविज़न की खुद जिम्मेदारी ले ली। बेबे सेडेटिव्स के असर में बेहोश थी। मल्होत्रा की पत्नी ने दीवार गिर मंदिर का पर्दा हटाया, भगवान के चरणों में रखा दिया जलाया और बेबे के चेहरे के करीब लाकर उन्हें फतेह कहकर आवाज़ दी, फतेह, भगवान के दर्शन कर लो। डॉक्टर सीमा लाइफलाइन सेटअप कर रही थी। फतेह के पपोटों में हरकत हुई। बेबे, बेटे, बहुएं सब उन्हें भगवान के दर्शन करने की तरगीब देने लगे। फतेह के मुंह से पहली बार एक आह सी निकली जो फिर सदा में तब्दील होती चली गई। थोड़ी थोड़ी देर बाद बेबे कराहने और चीखने लगी। एक अजीब सी दर्द भरी आवाज़ थी जो अच्छों का सीना शक कर रही थी। एक दिन बीत गया। सब लोग मौत का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन मौत भी जैसे बेबे से रूठी हुई थी। बेबे पर शदीद बेहोशी में भी सकरात का आलम तारी था। 3 दिन बीत गए थे। फतेह के दामाद कारोबार छोड़कर उनके मरने का इंतज़ार कर रहे थे, मगर फतेह थी कि जैसे उनकी जान हलक में ही अटकी हुई थी। वो मरने के लिए तैयार ही नहीं थी। अब उनकी आवाज़ मुसलसल चीखने की वजह से बैठ गई थी। ख़ास तौर पर रात के सन्नाटे में थोड़ी थोड़ी देर बाद उनकी घुटी घुटी चीखें बड़ी ही खौफनाक मालूम देती थीं। घर वालों ने चुपके से डॉक्टर सीमा से विनती की कि वो बड़ी बी की दवाएं, आईवी इन्फ्यूजन वगैरह बंद कर दें। डॉक्टर सीमा ने साफ इनकार कर दिया। तीसरी रात को फतेह की बड़ी बहू और उनकी मां ने घर के बड़ों के सामने फतेह की अनकही करवाने का प्रपोज़ल पेश किया, जिस पर फतेह की बेटियां फट पड़ीं। हंगामा खड़ा हो गया कि अनकही का मतलब हत्या यानी कत्ल होता है। ओ तेरी, ये अनकही क्या भला है? डॉक्टर सीमा का तजस्सुस जायज़ है। तब मल्होत्रा ने सीमा को अलग ले जाकर बताया कि पाकिस्तान से आए हुए हमारे शरणार्थियों में ये अनरिटन सीक्रेट रिचुअल है कि जब किसी बुजुर्ग महिला की जान नहीं निकलती है तो किसी मौलवी को बुलाते हैं। वो कोई अरबी उर्दू में मंत्र पढ़ते हैं, जिसके बाद जान निकल ही जाती है। इंसान बच ही नहीं सकता। मल्होत्रा जी ने सीमा को बताया और साथ ही रिक्वेस्ट भी की अनकही के दौरान वो भी मौजूद रहें, ताकि उसे फतेह की जान निकलते वक्त घर वालों को आगाह करना था, ताकि फतेह को वो मरने से पहले पलंग से ज़मीन पर उतार दें। पंजाबियों के अक़ीदे के मुताबिक अगर किसी की रूह उसकी खाट पर निकले तो 3 की जगह 5 धाम में चिता की राख फैलानी पड़ती है, जिसकी वजह से वक्त और अखराजात दोनों बढ़ जाते हैं। रात 1 बजे के करीब एक रिश्तेदार अपनी कार में एक मौलवी साहब को लिए घर में चोरी छुपे दाखिल हुए। मौलवी साहब को देखते ही डॉक्टर सीमा ने पहचान लिया। ये मौलवी साहब साइकेट्री ओपीडी में किसी पेशेंट के साथ आया करते थे और कुछ दीनी किताबें भी डॉक्टर सीमा को लाकर दी थीं। ओ तेरी, ये मौलवी साहब तो भांडा नहीं फोड़ देंगे। लेकिन मौलवी साहब खुद ही नर्वस हो रहे थे। उन्होंने रस्मी गुफ्तगू से परहेज़ किया, सीमा से बेबे की हालत दरियाफ्त की और खामोश खड़े रहे। मौलवी की आमद से मल्होत्रा परिवार के हर शख्स इतना खौफज़दा था जैसे वो कोई आलिम विद्वान नहीं बल्कि मलकुल मौत हो। मौलवी साहब ने मल्होत्रा से इजाज़त ली तो वो फूट फूट कर रोने लगे। इनका नाम क्या है? मौलवी साहब ने बाआवाज़ बुलंद पूछा। फतेह मल्होत्रा। कई जगह से आवाज़ें आईं। बेबे का नाम फतेह सुनकर मौलवी साहब का सर झुक गया। वो थोड़ी देर तक अफसोस में सर हिलाते रहे। फिर उन्होंने दूसरा सवाल किया, ये आपकी माताजी ओरिजिनली कहाँ की रहने वाली हैं? लाहौर, पाकिस्तान। फतेह के दोनों बेटे एक साथ बोले। डॉक्टर सीमा मौलवी साहब के करीब ही बैठी हुई थी। अनकही हो जाएगी? फतेह की बहू ने पूछा। मौलवी फतेह के सरहाने घुटनों के बल बैठे हुए जज्बात से लरसती आवाज़ में बोले, ये मेरी तीसरी अनकही होगी इंशाअल्लाह। उस रूम में मौजूद हर शख्स अपनी सांसें गिन रहा था। औरतें, मर्द सरों पर पल्लू और रुमाल रखे हाथ जोड़े खड़े थे। फतेह की चीखें
जारी थीं। मौलवी साहब उस जहां दीदा बुज़ुर्ग आलिम की निगाहें सकरात के आलम में घुटी घुटी आवाज़ में आहो बका करती फत्ते पर से उठी और डॉक्टर सीमा के सवालियाँ नज़रों में अटक गईं। वो जैसे खुद कलामी कर रहे थे। पाकिस्तान के पंजाब में ये चलन आम है कि नाम की बेहुरमती से बचने के लिए फत्ते कहकर किसे बुलाते हैं, पता है डॉक्टर साहिबा? सीमा ने डूबती हुई आवाज़ में पूछा। किसे? मौलवी ने जैसे बम का धमाका किया। फातिमा नाम की लड़कियों को, ताकि फातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती ना हो, आज भी नहीं होगी। बिस्मिल्लाह। मौलवी साहब ने बेबे के कान के करीब मुंह लाकर आवाज़ दी। फातिमा, ए फातिमा, कलमा पढ़ो बीबी, आखिरी वक्त आ गया है, अल्लाह को याद कर लो फातिमा। फातिमा बीबी। डॉक्टर सीमा ने फटी फटी आंखों से देखा। फातिमा उर्फ फत्ते की चीखें एकदम रुक सी गईं। आंखों के साकित पपोटों में हरकत हुई और दो मोटे मोटे आंसू उनकी आंखों से निकले और चेहरे की सिलवटों के रेगिस्तान में सैलाब लेते हुए गर्दन को थामे डॉक्टर सीमा की हथेली में मोती बनकर गिर गए। ये 70 साल से रुका हुआ सैलाब था। सैलाब तो क्या, लावा था, लावा। अब मौलवी साहब ज़ोर ज़ोर से कलमा पढ़ रहे थे। फातिमा उर्फ फत्ते के होंठ उनके साथ कलमा बुदबुदा रहे थे और फिर उनके हलक से खर खर की आवाज़ें आने लगीं। सीमा ने जल्दी से फातिमा उर्फ फत्ते की लरसती छाती पर अपना आला रखा। दिल की धड़कनें डूब रही थीं, पल्स फीबल हो गई थी। डॉक्टर सीमा ने इशारा किया और जल्दी से बेटों ने बेबों को उठाकर ज़मीन पर लिटा दिया। मंदिर से चिराग उठाकर उनकी आंख के सामने लहराने लगे कि भगवान के दर्शन कर लो, मगर ला हासिल। फातिमा की आधी खुली आंखें मंदिर के ऊपर लगे यासीन शरीफ को देखते हुए पथरा गईं। फातिमा बीबी अपने मालिक व खालिक से जा मिली थी। सब लोग रोने लगे, कोहराम मच गया। डॉक्टर सीमा की आंखें भी डबडबा रही थीं। वो आलिम साहब के पास खड़ी हुई कांप रही थी और मौलवी साहब जैसे अपने आप से बोल रहे थे। दो हाथियों की लड़ाई में नुकसान सिर्फ ज़मीन का होता है। इंसान जंगों में ये ज़मीन, औरत और बच्चे फराहम कराते हैं। 1947 के पार्टीशन में भी हज़ारों हिंदू और मुसलमान औरतें जुल्म और बर्बरियत का निशाना बनी थीं। कुछ राम राम जपती हुई वहाँ की कब्रों की जीनत बनी, कुछ अल्लाह अल्लाह करते यहाँ की चिताओं में खाक हो गईं। फिर भी इंसान जंग और फसादात से बाज नहीं आता। अल्लाह फातिमा बीबी को जन्नत नसीब फरमाए। डॉक्टर सीमा ने हलक से उमड़ती बेशुमार चीखों का गला घोंटकर बमुश्किल तमाम कहा, आमीन।